हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए बिना देर किए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए अपने सेशन की ओर। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये आपके क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और इससे आपके बोर्ड परीक्षा में काफी प्रश्न पूछी जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रख लेना है कि हम कहीं भी कोई चीज को देखते हैं, यानी जहां भी हम लोग देखने की बात करते हैं तो वहां प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यानी अगर आप दिन के उजाले में भी देख रहे हैं तो वहां भी आपका प्रकाश उपस्थित होता है, यानी वहां पे सूर्य प्रकाश उपस्थित होती है। उसी प्रकार जब हम लोग रात के अंधेरे में जब पढ़ते हैं या कहीं पे लाइट के सहारे टॉर्च वगैरह मोमबत्ती या दिया जला के हम लोग कोई काम करते हैं तो वहां भी उस काम को करने में हमें लाइट की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। यानी अगर लाइट नहीं होती तो ये हरे भरे जंगल, ये जीव जंतु, ये अनेक प्रकार की वस्तु हमें कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। यानी अगर रंग बिरंगे संसार हमें दिख रही है तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपका लाइट की देन है। तो इसलिए लाइट का डिफिनेशन बनता है कि लाइट वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम रंग बिरंगे संसार को हम देख पाते हैं। यानी हम रंग बिरंगे संसार को हम देखते हैं तो वहां पे हमें लाइट की जरूरत होती है। यानी आप बिना लाइट की उपस्थिति में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी आप अनुभव करते होंगे कि अगर आपके घर में लाइट है और अचानक से बिजली की बत्ती गुल हो गई तो आप पाते हैं कि सामने रखे हुए वस्तु भी आपको नहीं दिखती है। तो यानी वहां पे क्या होगा कि लाइट है ही नहीं तो आप वस्तु को देख ही नहीं पाओगे। यानी कहीं भी वस्तु को हम देखते हैं तो वहां पे लाइट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब हम लोग लाइट के बारे में कुछ और जानते हैं। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो क्या करती है कि हमारे आंख के रेटिना पर अपना सेंसिटिव डालती है और हमें वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइट जो होती है आपका एक एनर्जी का भी रूप होती है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि सोलर पैनल जो हम लोग बिजली बनाते हैं या घरों में छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पैनल से चलाते हैं। तो जब हम लोग सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहां भी लाइट क्या करती है, उस बैटरी को चार्ज होने में मदद करती है। यानी वहां लाइट एनर्जी क्या कर देती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल के बैटरी को चार्ज कर देती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइट जो है एक आपका एनर्जी का भी फॉर्म है। अब आते हैं बच्चों, तो लाइट को देखेंगे तो लाइट के अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। यानी आप ऐसे समझिए कि आपको हम सड़क पे दौड़ाते हैं और फिर आपको जोते हुए खेत में दौड़ाते हैं तो आप अधिक तेजी कहाँ से दौड़ोगे। यानी आप खुद को अनुभव करेंगे कि हमें आसान होगा सड़क पे दौड़ना मुकाबले खेत में। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जो मिट्टी में जो हमारा पैर धंसेगा जिसके कारण हमें दौड़ने में रुकावट होगी। लेकिन वही चीज अगर हम सड़क पे दौड़ते हैं तो वहां पे हमें दौड़ने में कोई अवरुद्ध नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार जब लाइट अलग अलग मीडियम में चलती है तो उसको क्या होती है कि कुछ अवरोधे डालती है और कुछ चीजें जो है बिना अवरोध से भी लाइट क्या होती है कि पास कर जाती है। तो इसलिए अलग अलग मीडियम में ध्वनि में, यानी अगर हम लोग सघन माध्यम में देखेंगे तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, विरल माध्यम में देखेंगे तो वहां प्रकाश की चाल अलग होती है। यानी अलग अलग मटेरियल में जब हम लोग प्रकाश के चाल के अध्ययन करते हैं तो अलग अलग मटेरियल में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया
कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यानी अगर निर्वात की चर्चा करेंगे जहाँ पे हवा नहीं हो, वैक्यूम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड जो होती है सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बच्चों लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी आप इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि प्रकाश की चाल होती है मैक्सिमम कहाँ, तो निर्वात में, और कितनी होती है, तो बच्चों ध्यान रख लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आएंगे तो अगला टॉपिक है आपका लाइट सोर्स। बच्चों आपसे लाइट सोर्स भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रख लेना कि लाइट सोर्स होता आखिर में क्या है, यानी प्रकाश स्रोत हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों हमें जिन जिन स्रोत से क्या होती है कि प्रकाश की प्राप्ति होती है, वो सारी की सारी स्रोत जो हमें लाइट स्रोत कहलाती है। जैसे जब एक समय था तो हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं था, तो मात्र सूर्य और डिबिया और लालटेन जैसे वस्तु का हम लोग यूज करके प्रकाश उत्सर्जित करते थे या पत्थरों से करते थे। लेकिन आज के आधुनिक समय में एक से एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज आ गई है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को उत्सर्जित कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन स्रोत से होकर या जिन सोर्स के माध्यम से हमें लाइट की प्राप्ति होती है, वे सारी की सारी सोर्सेज जो है हमें क्या कहलाएगी, लाइट सोर्सेज कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिस स्रोत से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस स्रोत से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, लैंप, सूर्य, दिया, मोमबत्ती। यानी लालटेन को भी हम लोग जलाते हैं तो वहां से हमें प्रकाश मिलती है, दिया को भी जलाते हैं तो वहां से भी हमें कुछ प्रकाश मिलती है। सूर्य से देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी वासियों के लिए एक रामबाण है। अगर सूर्य हमारे लिए नहीं होता तो शायद ही हमारे दैनिक क्रियाकलापों में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न होती। तो सूर्य भी हमारे लिए सबसे बड़ा लाइट स्रोत है। यानी जितने भी पृथ्वीवासी है सबके लिए ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत जो है बच्चों वो सूर्य है। उसके अलावा देखेंगे तो दिया से भी हम लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं, और मोमबत्ती से भी, और भी बहुत सारे ट्यूब हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, इन सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं कि लाइट की प्राप्ति करती है। तो बस एक शब्द में अगर बोलना है कि लाइट सोर्स होता क्या है, तो सीधे आपको ध्यान रख लेना है कि जिन स्रोतों से हमें लाइट की प्राप्ति होती है उन स्रोतों को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट सोर्स बोलेंगे। अब जो अगला टॉपिक है आपका ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस होता क्या है, तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान। बच्चों आप देखे होंगे अपने आसपास कि कुछ वस्तु ऐसे, यानी हमारे आसपास बहुत डिफरेंट प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंट पाई जाती है। जैसे आप ईंट और लकड़ी में तुलना करेंगे तो आप ईंट को जलाइएगा तो जलने के बाद वो प्रकाश नहीं देगा, लेकिन अगर लकड़ी को आप जलाते हैं, सूखी लकड़ी को, तो वो जलने के बाद क्या करती है कि आपको लाइट देती है। तो आप कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो जलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अगर जलने के बाद लाइट उत्पन्न करती है, लाइट देती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वे सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी बच्चों, ल्यूमिनियस कहलाएगी। यानी हिंदी में हम लोग इसको प्रदीप्त या दीप्तमान बोलते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण में तो सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, उसके बाद जलती मोमबत्ती, जलती लालटेन, जलती डिबिया या जलता हुआ ट्यूब, इत्यादि बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी जो भी वस्तु जलने के बाद हमें क्या दे, लाइट दे, वे सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी आपका, लाइट, यानी प्रदीप्त या दीप्तमान, या उसी को हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनियस बोलते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों अगला टॉपिक है आपका अनल्यूमिनियस, अप्रदीप्त।
तो बच्चों कुछ वस्तु ऐसी है जो जलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे पत्थर, ईंट और भी बहुत सारे वस्तु है, कुर्सी, है ना। ये सब जो है आपको जलने के बाद क्या होती है कि लाइट उत्पन्न नहीं करती है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त कहलाएगी। इंग्लिश में इसको हम लोग अनल्यूमिनियस बोलेंगे बच्चों। तो आपके आसपास जितने भी वस्तु है, आप अगर उसको देखते हैं यानी जलाते हैं और उससे लाइट नहीं मिलती है, प्रकाश नहीं मिलती है, तो वे सारी की सारी वस्तुएं जो है क्या कहलाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। तो इसलिए इसका डिफिनेशन बनता है बच्चों, वे वस्तुएं जो जलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में टेबल, कुर्सी, पत्थर, ईंट इत्यादि। यानी ये सारे के सारे वस्तु जो है जलने के बाद प्रकाश नहीं देती है, इसलिए ये सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? अप्रदीप्त कहलाती है। तो बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन हम कहते किसको है? तो ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी आप घर में लाइट जलाते हैं तो लाइट का बॉल एक छोटा सा होता है, यानी एक बिंदु मात्र का होता है, लेकिन जब भी हम उसको जलाते हैं तो लाइट क्या होती है कि उस एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, यानी छितराते हुए चली जाती है। तो जब प्रकाश की किरण क्या हो कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए या छितराती हुई चली जाए, तो प्रकाश के ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलने या छितराने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कि अगर कहीं से प्रकाश निकल रही है और निकलने के बाद वो विभिन्न दिशाओं में छितरा रही है, तो प्रकाश के छितराने या फैलने की घटना को हम लोग बोलेंगे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया कि जैसे आपके यहाँ पे आपके पास एक टॉर्च है और टॉर्च के एक बिंदु से प्रकाश किरण क्या कर रही है को निकल के फैलती चली जा रही है, छितराती चली जा रही है। यानी जब प्रकाश एक बिंदु से निकल कर छितराएगा या फैलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बच्चों अगला टॉपिक है आपका बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज। बच्चों जब आप देखते हैं तो जंगलों में देखेंगे तो जानवर जो है क्या होती है कि अपने साथ झुंड में चलती है, यानी एक साथ बहुत सारे जानवरों का झुंड होता है। उसी प्रकार जब प्रकाश किरण किसी भी लाइट सोर्स से निकलती है तो क्या होती है कि अपने साथ बहुत सारे झुंड प्रकाश किरणों को लेकर चलती है, यानी एक साथ बहुत सारे किरणों का समूह लेकर आती है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज कहते किसको है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि कहीं से प्रकाश निकल रही है और बहुत सारे जब प्रकाश के किरणों का समूह होगा तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज। बच्चों जब बीम ऑफ लाइट को हम लोग बांटते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और तीसरा पैरेलल बीम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक आखिरी है आपका समांतर किरण पुंज। बच्चों अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? यानी डाइवर्जिंग बीम कहेंगे किसको? तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। मतलब अगर कहीं पे एक पॉइंट से प्रकाश निकल के छितराती जा रही है यानी फैलती जा रही है
तो प्रकाश के ऐसी घटना या ऐसे गुण को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम यानी अपसारी किरण पुंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एस एक लाइट सोर्स है, एस एक बिंदु है जहां से लाइट निकल रही है और निकलने के बाद यानी एक बिंदु से लाइट विभिन्न दिशाओं में छितरा रही है, फैल रही है। तो प्रकाश के इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अपसारी किरण पुंज यानी इंग्लिश में इसको हम लोग डाइवर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जिंग बीम यानी अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे पहला नंबर में हम लोग पढ़े थे डाइवर्जिंग बीम, उसी प्रकार दूसरा नंबर होता है बीम का प्रकार कन्वर्जिंग बीम यानी हिंदी में इसको अभिसारी किरण पुंज हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों इसके बारे में बताया गया है कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब अगर किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश किरण चल के एक बिंदु पर आके मिलती है यानी बहुत सारे प्रकाश किरण एक बिंदु पर आके मिलती है तो उसे मिलने की घटना को हम लोग यानी अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। उसी प्रकार दूसरा है आपका बच्चों यानी दूसरा के बाद तीसरा है आपका पैरेलल बीम यानी समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे बच्चों, तो जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से चल के और एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे पैरेलल बीम यानी समांतर किरण पुंज हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इसका डिफिनीशन बताया गया है कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज हम लोग बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रकाश किरण है जो एक दूसरे के क्या है कि पैरेलल है, समांतर है, तो ऐसे किरण पुंज को ही बोला जाता है समांतर किरण पुंज। यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण अगर निकलती है और एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल रहती है तो वैसे बीम को हम लोग बोलते हैं बच्चों समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में। तो बच्चों ध्यान देना है कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। तो बच्चों आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है। जैसे आप डेली बेसिस में देखते हैं स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच, यानी ये सब पदार्थ जो होती है जिसके माध्यम से प्रकाश क्या होती है आसानी से पार कर जाती है। तो ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट या वस्तु जो होती है बच्चों ये आपका पारदर्शी कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी किसको कहते हैं, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पास करती है उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस भी पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उस पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो स्वच्छ जल या साफ जल, पानी भी बोल सकते हैं, और स्वच्छ कांच, इनसे प्रकाश जो होती है आसानी से पास कर जाती है। तो ये सभी के सभी पदार्थ जो है आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहलाएगा। अब चलेंगे बच्चों हम लोग तो ट्रांसलूसेंट के बारे में। तो ट्रांसलूसेंट में देखेंगे तो ये आपका पारभासी है, यानी इसको हम लोग हिंदी में पारभासी कहते हैं। तो बच्चों पारभासी पदार्थ हम लोग उसको कहते हैं जिससे होकर प्रकाश थोड़ी या अंशतः पास करती है। जैसे घिसा हुआ शीशा यानी कांच और तेल लगा हुआ कागज, यानी इन सभी ऑब्जेक्ट से वस्तु यानी सभी के सभी वस्तुओं से प्रकाश थोड़ी या अंशतः पास करती है।
तो इसलिए इसका डिफिनीशन बनता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः मतलब थोड़ी मात्रा में या थोड़ी मात्रा में पास करती है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस भी पदार्थ से प्रकाश क्या हो, थोड़ी मात्रा या अंशतः पास करती हो तो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएगा, पारभासी कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चों तो तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब आपका क्या हो जाएगा कि आपका पारभासी पदार्थ होगा। यानी इन सबसे पदार्थ प्रकाश जो है थोड़ी ही मात्रा में आर पार करती है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि तेल लगा कागज के अक्षर को आप देखते हैं तो आर पार दिख जाता है, लेकिन पूर्णतः वो अक्षर साफ साफ नहीं दिखता है। तो ये सबके सब आपका क्या है, पारभासी पदार्थ है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे ओपेक्यू यानी अपारदर्शी। तो बच्चों अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पास नहीं करती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं कर सकती है या नहीं करती है। जैसे ईंट, पत्थर या टेबल, कुर्सी, किताब। यानी जब भी हम लोग इससे प्रकाश को आर पार कराना चाहेंगे तो प्रकाश किरण उससे आर पार नहीं करती है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में यहाँ पे दिया गया है किताब, टेबल, कुर्सी इत्यादि। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते हैं किसको है, तो प्रकाश जब किसी बिंदु स्रोत से चलकर किसी वस्तु या सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है या लौट जाती है तो उसके लौटने की घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर किसी वस्तु या सतह से टकराकर प्रकाश को उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा के और टकराने के बाद वह उसी दिशा में मुड़ जाती है, लौट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे समझेंगे ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है जिसको हम लोग हिंदी में परावर्तक सतह बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं पी और क्यू। यानी पी क्यू एक परावर्तक सतह है, यानी यहाँ पे कोई कांच का एक, यानी हम लोग कांच ले लिए जो आपका प्लेन है, समतल है, और इसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। जब यहाँ से कोई आपतित प्रकाश किरण इस सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ के मुड़ जाती है यानी लौट जाती है। यानी यहाँ से टकराई और टकराने के बाद उसी दिशा में ये मुड़ जाती है या लौट जाती है, तो इसी लौटने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपतित किरण। अब बच्चों आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि आपतित किरण किसको कहते हैं।
तो सतह पर पड़ने वाली जो भी किरण होती है उस किरण को ही हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ से कोई बिंदु स्रोत है, यानी ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकल के परावर्तक सतह के ओ पॉइंट पर टकराने के बाद उसी दिशा में यानी ओबी दिशा में मुड़ रही है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आने वाली किरण जो होगी यानी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण, और सतह से टकराकर मुड़ने या लौटने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लाइन होती है 90 डिग्री का, और उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे बच्चों? तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये आपका नॉर्मल को एन से सूचित करेंगे। बच्चों, अब ध्यान रखना है कि आपतन यानी आपतित किरण और अभिलंब, यानी इसको पहले हम लोग नामकरण कर लेंगे। तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। तो एक और यहाँ से सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली जो किरण होती है उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रख लेना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। तो ये आई जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले एंगल को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, यानी हिंदी में उसको हम लोग हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसको सूचित करेंगे स्मॉल आर से। तो ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, दोनों के बीच जो एंगल बन रही है वही आपका परावर्तन कोण कहलाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आता है बच्चों कि जहाँ पर आपतित किरण आके टकराती है जिस भी बिंदु पर, यानी सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? हिंदी में इसको हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रख लेना है, इमेज को यहाँ पे देखेंगे तो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि अगर कोई किसी कहीं से प्रकाश किरण निकल के आती है और वो प्रकाश किरण सतह से टकराती है या किसी वस्तु से टकराती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित। तो यहाँ पे देखेंगे इस इमेज में, तो ये जो है इसको हम कुछ नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे बी। तो ओ एक क्या हो गया? आपतित किरण है जो PQ सतह से या सरफेस से टकराती है और PQ सरफेस के O बिंदु पर टकराती है। OB के बारे में देखें तो OB टकरा के बाद क्या है कि उसी दिशा में वापस वो क्या कर रही है कि मुड़ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। तो बच्चों, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आगे कहाँ मिल रहा है?
एक ही जगह, यानी आने वाले भी किरण और टकरा के जाने वाले भी किरण और अभिलंब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो भी आपको एक ही बिंदु यानी O पर आके मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, जो पॉइंट है ये O जो है इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है तीनों एक ही समतल में होती है। तो इसलिए इसका नियम बनता है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों को देखेंगे, यानी आपतित किरण को भी देखेंगे, आप अभिलंब को भी देखेंगे और परावर्तित किरण को भी देखेंगे। तो तीनों क्या है बच्चों की एक ही जगह आके बिंदु O पर मिलती है, तीनों एक ही प्लेन में मिलती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही सरफेस में होती है। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। डेट इज, यहाँ पे देखेंगे तो आपतन कोण को हम लोग फिगर में I लिए, तो कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण आपका R है, तो यानी कोण I इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कोण R। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो भी टॉपिक बचा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।